ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आदमपुर के महासंग्राम पर चर्चा कर रहे हैं। आदमपुर के महासंग्राम से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आदमपुर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही है और मतदान चल रहा है। सभी बूथों पर शांतिपूर्ण हो रहा है मतदान। 11 बजे तक 22.51% मतदान हुआ। बड़ी संख्या में मतदान के लिए लोग बूथ पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर के भारी उत्साह दिख रहा है। आदमपुर में 180 बूथों पर मतदान जारी है। लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। कुल 180 पोलिंग पार्टियां वहां पर मौजूद हैं जो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,71,473 वोटर्स हैं, जिनमें से लोग जो हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए पहुंच रहे हैं। 36 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं और इसके अलावा 39 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जो अति संवेदनशील हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज शाम 6 बजे तक मतदान होना है और शाम 6 बजे तक अगर आप भी आदमपुर के वोटर हैं, आदमपुर के मतदाता हैं, तो आप भी अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए जरूर मतदान केंद्र पर पहुंचिए और अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का काम कीजिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो चल रहा है आदमपुर में। आदमपुर के लिए आज एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन है आदमपुर में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सत्ता पक्ष से बाहर रहा है आदमपुर और अब एक मौका मिला है सत्ता पक्ष के साथ जाने का। कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जिस तरीके की बातें कही गई, जिस तरीके का वादा किया गया, और उसी बीच अब एक उपचुनाव का मौका मिला है, क्योंकि आम चुनाव होने हैं साल 2024 में, लेकिन उससे पहले आदमपुर के पास ये एक मौका है और आदमपुर की जनता को चुनना है। आदमपुर का महासंग्राम लगातार जारी है और मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और महिलाएं भी बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकल करके मतदान केंद्रों तक पहुंची वोट डालने के लिए। क्या कुछ उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं आदमपुर के? बढ़िया जी, इसका मुद्दा और क्या है। विकास हुआ है, आप क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो कोई विकास को नहीं है। पानी भरिया पड़िया हमारे तो गांव में। अच्छा, हमारे तो यही काम चाहिए था, पानी निकास हो, सारा डांगर पशु सारा दुविधा में ही है। अच्छा, जब कोई विकास हो जाएगा तो देखो। उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है, तो ही वोटिंग करने आ रही है। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, वोटिंग सबसे जरूरी तो ये है कि आप वोटिंग करें। कुछ बदलाव लाना है या फिर अगर बरकरार कुछ रखना है, उसके लिए वोटिंग जरूरी है। आप कैसे देखते हैं आदमपुर उपचुनाव को, क्या कहेंगे? बस वो ही हमारा तो एक ही घर है। पानी बाहर ना ताई पानी लग गया तो कोई काटने आयो को नहीं। अच्छा, हाँ ई वोट, हाँ वोटांगा पानी करे कोई तो सुधार कर ही दे हमारे। तो कोई आयो को नहीं। जितनी दुविधा में हम फंसे हैं उस टाइम कोई नहीं आया हमारे। अच्छा, अब कोई आएगा तो देखते हैं। वोट से जवाब देंगे आप? जवाब ही तो जो सरकार बने देखेंगे क्या होगा जवाब। तो ये आप ये कह रहे हैं कि जल भराव बड़ी दिक्कत है, जल भराव रहता है? बहुत ज्यादा दिक्कत है। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? देखिए, वोटर के हैं आप और एक वोटर के नाते आपका क्या मुद्दा है? क्या काम होना चाहिए था, क्या काम नहीं हो पाया? यही मुद्दे है कि यहाँ पे पानी बहुत भरा रहता है। अच्छा, हाँ, डांगर पशुओं को बहुत समस्या हो रही है। यानी ये दिक्कत ये अच्छा उपचुनाव हुआ, इससे आपको लगता है कि ये आपकी तो सबसे बड़ी दिक्कत है, कम से कम, है ना? आपको उम्मीद है कि ये दिक्कत दूर होगी? ये तो पता नहीं, उम्मीद करेगा तो होगी, नहीं क्या होगी? करेगा तो होगा। हाँ नहीं क्या होगी? नहीं तो होगा नहीं है। पानी भरे पड़े टाबरा निकलने जगह डांगरा तो एक ही को आया निकाट डंडा पानी मुंह माने बाहर ने। आई तो सारा देख सकते हो गांव में पानी भरा पड़ा अभी भी। बच्चों के गिरने के डूबने की बहुत बड़ी भयंकर समस्या थी हमारी। कोई भी नहीं आया। किससे दोषी मानते हैं? किससे के दोषी तो किसने बतावा। गांव के तो किम करे तो करे, मीना बाकी नेताओं की भी कुछ तो होनी चाहिए। आज वे हर दिन गलियों में चक्कर काटे, उस दिन भी उनके आने की फर्ज तो था, लेकिन कोई नहीं आया उस टाइम। आज हर टाइम आ रहे हैं घंटा। आज आप लोग वोट करने आ गए हैं, लेकिन है ना? आज वोट लेने सारे आ रहे हैं। अच्छा, चुनाव प्रचार के लिए तो नेता पहुंच गए, आप ये कह रहे हैं ना?
और जब आप लोग परेशान थे, आप लोगों की परेशानी जानने या दूर करने कोई नहीं आया? हाँ, तब कोई नहीं आया। परेशानी तो सच्ची है जी, तो आया कोई नहीं। अरे टाबर भी ये करेड़ा घर बैठे, उन्हें भी तो एडे लगाना चाहिए नहीं, ये भी तो आगे संभाल लिया, इन्हें संभाल लिया नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है नहीं। वोट की जरूरत है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप वोटिंग को लेकर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि हमारे सारा तो किला पानी भर गया गोटे गोटे। बरसात का पानी क्या? हाँ बरसात का पानी में डांगरा ने नीरन ने बंदर ने खड़े जगह को नहीं, और सप्लाई को पानी को नहीं आ, हमारे खाड़ो को पानी को नहीं आ, गला सारा तोड़ दे, सारो खाड़ो फुटे पड़े। बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। छात मेरी ऊपर पड़ी पड़ी मेरी सांझ को नहीं। वोटा में तो हाथ जोड़न लग जाइए, माने वोट दियो, माने वोट दियो। अरे ई हमारी समस्या कोई सुलझाव ही कोनी है। ई भी है तो कुणिया तो इनू हाथ जोड़न लग जाए, माने वोट दियो, माने वोट दियो। ये भारी गर्ज है, ये हमारी गर्ज तो कोनी था ना। ई बे आपकी गर्ज तो सारा आवे गाड़े सब आवे, नहीं तो ई बे एक ही कोनी आवे। बुढ़ा बुढ़िया तनखा कोनी बंद है ये है, बात करे ये इतनी। स्कूल संभालो आगे, लाले जो जोड़ भरियो पड़ियो, बच्चा परेशान को नहीं होवे। नहीं मेरी छात पड़ रही है, मेरी तड़कन डांगर बेटी डांगर बांधने ने मेरी जगह को नहीं ना, हमारे सप्लाई को पानी आवे ना मेरे टूंटी आवे। 400 रुपया हफ्ता दिन देऊं कड़ू आवे मेरे कने। खेती में होयो कोनी की, खेत में पैदा कोनी मैं क्या देऊं? हाँ तो फिर जब मेरा होना चाहिए यो। हाँ तो आपके वोट से कुछ होगा? हाँ क्योंकि देखिए एक वोट बहुत कुछ डिसाइड कर देता है, बहुत कुछ। मैं सारा वोट दूंगी। देखांगा जी करेगा कौन करे, इब करे वोट दिया फिर तो कौन दिया। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग वोट करने आए हैं, ये काबिले तारीफ है कि आप लोग परेशान तो हैं, बट आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग वोट करेंगे तभी कुछ हो सकता है। जब भी तो यही तो कह रहे हैं वोट देंगे, अगली बार वोट नहीं देंगे हम। अब की बार दे रहे हैं ये वोट, अगली बार वोट नहीं देंगे। तनख्वाह बंद है नहीं ना, हमारी तनख्वाह बंद रही, दोनों आएंगे हमारे दोनों आएंगी। बाप को घर तो सारा बना लेगा, हमारे कान तो कौन देखा, गरीबा का नहीं है, गरीबा कान तो कौन देखा है। अच्छा ये जो परेशानियां हैं या जो नुकसान है आप लोगों को, क्या ये सरकार के साथ नहीं होने से नुकसान के? आदमपुर सरकार के साथ नहीं था, सरकार का विधायक यहाँ से नहीं था, क्या उससे ये नुकसान हुआ है? छात पड़ रही बेटी, तू जाके देख ले भला, मेरी छात पड़ रही तड़का, मेरे 10 डंगर है ना, बांधने जगह ना, नीरने जगह ना, माँ बांधने जगह अंदर कड़ बांधू तो फिर इवकड़ बांधू। शासन से आप लोगों ने बात नहीं की, सिस्टम से, अधिकारियों से? हाँ की थी बात? कोई कौन करे का विकास। देखिए मेरे कैमरा पर्सन, मेरे सहयोगी जेडी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आजमपुर उपचुनाव के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल करके मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। वोटर्स में खासा उत्साह आदमपुर में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, क्या कुछ उम्मीदें हैं अपने अपने उम्मीदवारों से वहां के लोगों को, वो भी आपको सुनवाते हैं। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, कैसे आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से मतदान हो? बिल्कुल शांतिपूर्ण से मतदान हो रहा है, आराम से हम यहाँ खड़े हैं, टाइम टू टाइम अपने ये वोटिंग कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वगैरह है नहीं है कुछ। और पूछो कुछ। चलिए देखिए अभी तक जो लोग पहुंचे काफी उत्साह के लोगों में, सुबह से चूंकि उत्साह नहीं, अपना आराम से वोटिंग कर रहे हैं। आराम से वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आदमपुर में काम हुआ, विकास हुआ आदमपुर का? कुछ होया, कुछ होया, कुछ तो थोड़ा बहुत हुआ है। हाँ ज्यादातर ये तो कौन मालूम नहीं, ठीक ठीक सही है, ठीक ठाक ही हुआ है। उपचुनाव से क्या मिलेगा? चुनाव देखो जनता क्या वो है, क्या फैसला करे। फायदा होगा आदमपुर का? फायदा तो जो हो रहे आज साल ही होगा जी फायदा, फिर अब का पता कौन नहीं आगे कुछ अलग होगा आदमपुर में? अलग तो अब जो गाना में बात है जी कुलदीप सिंह। क्या कह रहे? कुलदीप जो काम करना है तो कुलदीप नहीं करना है आदमपुर में। अच्छा, उम्मीद उन्हीं से है। हाँ क्या कहेंगे आप उपचुनाव को लेकर, वोट करने आए हैं आप? वो देखिए थोड़ा जी, चलिए हम आगे जो लोग हैं जेडी उनसे बातचीत का प्रयास करेंगे। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ। क्या आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी है या क्या काम हुआ है? काम तो आदमपुर में ऐसा है मैम कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। 26 सालों से हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं। पहले भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी के टाइम में कुछ काम हुए थे, अब तो जैसे जैसे धीरे धीरे हुआ है भाई, काम तो कुछ हुआ नहीं। जैसे जैसे स्कूलों में टीचर कम हुए हैं और युवा बच्चों के लिए पढ़ाई का बहुत बड़ा विषय हो रहा है, अब पढ़ाई नहीं हो रहा है, बार बार भर्ती रद्द हो रही है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, चूंकि भजनलाल परिवार यहाँ से बहुत मजबूत रहा है, अभी भी उनमें विश्वास है आप लोगों का, भरोसा है? हाँ है जी, उनमें भरोसा है।
तो देखिए काफी लोगों से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि एक परिवार, भजनलाल परिवार यहाँ से मजबूत रहा, एक तरफा मजबूत रहा। थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज। हर कैंडिडेट चुनाव लड़ना जरूर आ जाते हैं, काम करने नहीं आते। चुनाव के टाइम में तो खूब भागते हैं, फिर काम नहीं किया। भजनलाल ने काम किया, 60% उसी को वोट दे रहे हैं हम। भजनलाल के पीछे काम किया हुआ है। उनके परिवार में अभी आप लोगों की आस्था है? आस्था 100% काम किया, आते हैं। दावा है कि सरकार के साथ जाएगा इस बार आदमपुर? बिल्कुल जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। और अभी तो खैर वो कहते ना, पहले से तो 25-26 साल से सूखे में रह रहे थे, अभी सत्ता में चूंकि आने का पूरा मौका मिला है, तो डेफिनेटली यहाँ से जीत भी होगी भव्य बिश्नोई की, और अच्छे से सरकार में अपना एक वो कहते ना अपना स्थान भी बनाएंगे। और आने वाला जो इलेक्शन होगा इसके आगे जो, वो भी डेफिनेटली मतलब भाजपा सरकार लेके आएगी और अच्छे से। तो अगर जो काम नहीं हुए वो इस बार हो जाएंगे सरकार के साथ जाकर? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। पहले तो ये था ना कि ये सत्ता में नहीं थे, सत्ता से दूर थे, अभी इनको मौका मिला है, तो अभी तो मौका मिला तभी तो काम होंगे ना। अभी तो इनको पूरा वो है, मतलब इनके पास अभी भाजपा सरकार में है, आगे भी इनका पूरा वो है, सेंटर में भी यही रहने वाली है, तो आगे जब सरकार में हाथ होगा तो काम भी होंगे। क्या भजनलाल परिवार का जो अब तक एक तरफा वर्चस्व रहा है इस बार भी कायम रहेगा? हाँ सर, जरूर रहेगा, क्योंकि यहाँ से और उम्मीदवार जीत नहीं सकता। तो आप लोग उसे इतिहास को कायम रखेंगे? हाँ सर, जरूर रखेंगे, और हमारा फर्ज भी बनता है, क्योंकि जलाल का जो परिवार है वो यहाँ से ही है, और हम नहीं देंगे तो कौन देगा फिर। एक चीज़ और है ना मैम, चौधरी भजनलाल जी के बारे में मतलब ये खासियत है कि उनके अंदर है ना, उनकी मेमोरी इतनी तेज थी कि मतलब कहीं पे भी अगर अपना कोई स्पीच हो रहा होता है तो पब्लिक के बीच से किसी को भी बुला लेना, किसी पर्सन को भी फला मेरे पास आ जा। तो ये जो क्वालिटी है ना वो किसी नेता के अंदर नहीं, इतना बारीकी से पब्लिक के अंदर जाके और अपना एक स्थान बनाना, पब्लिक के साथ सीधा सीधा अपना रिश्ता बनाना, तो वो चीज़ इस परिवार के साथ जुड़ी है। इस बात में कितना दम है कि सरकार के साथ चलेगा आदमपुर इस बार? इन लोगों के साथ चलेगा जी, किसान नेता है, बढ़िया काम करेंगे, किसानों के साथ पड़ा हुआ है वो। ज्यादातर लोगों से हमने बात की अभी तक, और सबका अपना अपना कहना है, और ज्यादातर लोगों का ये कहना है, अब तक जितने लोगों से दरअसल हमने बात की कि सरकार के साथ आदमपुर चलेगा, क्योंकि 2.5 दशकों से करीब सरकार के साथ ना होने का नुकसान झेलना पड़ा के। खासा उत्साह जो है वो देखने को मिला है आदमपुर के उपचुनाव में। आदमपुर के महासंग्राम में लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल करके अपने घरों से मतदान केंद्रों तक पहुंचे और मतदान केंद्र पर जाकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, और अपने नए जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए लोगों में खासा उत्साह है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, तमाम बातें, तमाम दावे जो हैं वो सभी सियासी दलों की तरफ से, सभी उम्मीदवारों की तरफ से अपने अपने पक्ष में वोट करने के लिए लोगों के बीच पहुंचे थे। राजकुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। राजकुमार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। जी राजकुमार जी, किस तरह से देख रहे हैं आज ये जो उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर के जो खासा उत्साह लोगों में देखने को मिला है, क्योंकि 11 बजे तक अगर 22.5% तक मतदान होता है, उसको किस तरीके से देखेंगे आप, और क्या कुछ फायदे और नुकसान इस उपचुनाव के देख पा रहे हैं? देखिए, उत्साह को लेकर के, ज्यादा मतदान को लेकर के जो एक आम धारणा है, हालांकि अभी 11 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास है जी, और मतदान के कई घंटे बाकी हैं जी, तो ज्यादा मतदान का मतलब ये होता है कि मतदाता या तो परिवर्तन को लेकर उत्साह में, या किसी प्रत्याशी को लेकर उत्साह में है। बिल्कुल। आमतौर पर जो परंपरा रही है कि जो परिवर्तन के लिए मतदान करते हैं तो मतदान का प्रतिशत ज्यादा होता है, लोगों में ज्यादा उत्साह होता है। तो उस दृष्टि से देखें तो ये भव्य बिश्नोई के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। लेकिन राजकुमार जी, एक और महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि परिवर्तन ही परिवर्तन है। भव्य बिश्नोई बीजेपी की तरफ से इस बार चुनावी मैदान में है, जो कि पहले कांग्रेस की तरफ से, भाजपा की तरफ से ये परिवार होता था। इस बार सत्ता में जाने के लिए भी परिवर्तन यहाँ पर है, और विपक्ष में रहने के लिए भी उसे भी परिवर्तन ही देखा जाएगा। तो परिवर्तन ही परिवर्तन है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, दूसरा परिवर्तन का पहलू ये भी हो सकता है कि अभी तक भजनलाल परिवार अपने बल पर या कांग्रेस के निशान पर चुनाव लड़ता रहा जी। ये पहला मौका है, और एक लंबे अंतराल के बाद करीब 20-22 साल अब सत्ता से दूर रहे हैं, या सत्ता में आपको उस तरह की हिस्सेदारी नहीं मिली, उसके बाद आप एक सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये उत्साह उसके लिए भी हो सकता है कि हमको एक लंबे अरसे के बाद, लंबे इंतजार के बाद सत्ता में हिस्सेदारी मिलने जा रही है, तो ये उत्साह वो भी हो सकता है। कुल मिलाकर के उपचुनाव में
मतदाताओं की उम्मीदें जरूर उफान पर होंगी और वो किस प्रत्याशी के पक्ष में मोड़ लेती दिख रही है। जैसा कि हम लोग पहले चर्चा करते रहे कि समीकरणों की बात करें, जो एक सेट पैटर्न होता है जी, उसको अगर ध्यान में रखें तो भजनलाल परिवार का अपना असर, भाजपा का जनाधार, सरकार में होना, सरकार का पूरी तरह चुनाव में जुटे रहना, भाजपा का एकजुट होकर चुनाव लड़ना, कांग्रेस का एकजुट न हो पाना, ये सारे समीकरण कहीं न कहीं ऐसा संकेत देते हैं कि भव्य बिश्नोई जो भाजपा के उम्मीदवार हैं इस बार, उनके पक्ष में हवा का रुख है। जी, लेकिन कितना है, क्या है, मतदान समाप्त होते होते हवा किस ओर मुड़ती है, कितनी मध्यम पड़ती है, तेज होती है, वो तो अब 6 तारीख तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जी। लेकिन राजकुमार जी, जो हमारी जो ग्राउंड जीरो पर टीम मौजूद है, वो वहां पर तमाम आम जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, और उनसे जो बातचीत के सिलसिले में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें लोगों में कुछ गुस्सा, कुछ नाराजगी जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी वो ये कह रहे हैं कि एक आखिरी मौका और देकर के देख लेते हैं। अभी तक ये एक बहाना था या ये सच्चाई भी थी कि सत्ता पक्ष के साथ ये लोग नहीं थे, ये परिवार सत्ता पक्ष के साथ नहीं था, लेकिन अब कुछ वक्त जो है वो 1.5-2 साल का जो वक्त है वो सत्ता पक्ष के पास भी रहने का इनको मिल जाएगा, तो उसका भी एक असर यहाँ पर एक फाइनल अल्टीमेटम के रूप में भी देखा जा सकता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, नाराजगी मैंने शायद कल भी कहा था कि नाराजगी बहुत स्वाभाविक है और वो नाराजगी है, उससे इनकार नहीं कर सकते आप। जी, वो नाराजगी कुलदीप बिश्नोई की जो राजनीतिक शैली है उसको लेकर जाता है। भजनलाल जनता से सीधे जुड़े रहते थे, संवाद करते थे, जनता के बीच रहते थे। कारण कुलदीप बिश्नोई बेहतर जानते होंगे, लेकिन उनकी छवि ये बन गई है कि उन तक पहुंच पाना, उन तक मिल पाना आसान नहीं है जब तक वो खुद ना चाहे। तो ये किसी राजनेता के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बावजूद अगर आदमपुर के मतदाता भव्य बिश्नोई को एक मौका देना चाहते हैं तो शायद उसकी वजह यह कि भव्य बिश्नोई की जो पॉलिटिकल स्लेट है वो एकदम क्लीन है, सिवाय एक लोकसभा चुनाव हारने के। जी, तो व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर उनके खिलाफ जनता के बीच कोई भावना नहीं है। तो एक तो सॉफ्ट कॉर्नर हुआ कि भजनलाल के पौत्र हैं, अभी तक राजनीति में कोई उसका नकारात्मक पक्ष नहीं है। दूसरा, जैसा आप कह रहे हैं कि लंबे अंतराल के बाद एक सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार बने हैं और सत्तारूढ़ दल जो है वो भी खुलकर के उनके पक्ष में है। चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हो, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, सब लोग वहां पहुंचे हैं, खुले मन से भव्य बिश्नोई के लिए प्रचार किया है, वोट मांगा है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि चलो कुलदीप बिश्नोई से हमारी नाराजगी है तो उसको दरकिनार कर देते हैं और एक युवा लड़का है उसको मौका देते हैं। लेकिन अगर बात करें राजकुमार जी, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में जैसा कि आपने कहा कि अब सत्ता पक्ष ने भी पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश यहाँ पर की, लेकिन शुरुआत की अगर बात करें तो बीजेपी जेजेपी में कुछ खिंचाव जरूर देखने को मिला था, लेकिन अंतिम समय तक आते आते जिस तरीके से एक मजबूती यहाँ पर देखने को मिली और जो एक कसमकश थी, एक पसोपेश था कि जो इनेलो का वोट पहले जेजेपी के पास आया, क्या आप जेजेपी के पास से वापस इनेलो के पास चला जाएगा, तो इस कसमकश में, इस पसोपेश में क्या कुछ आपको स्थिति दिखाई देती है? क्या जो जेजेपी का वोट 2019 में जेजेपी को मिला था वो इस गठबंधन को अब मिलेगा? देखिए, बड़ा जटिल सवाल है जिसका सीधा जवाब थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअली राजनीति सबको करनी है, भाजपा को भी करनी है, जसपा को भी करनी है जी, और जसपा भाजपा के साथ राजनीति करने के लिए नहीं बनी थी। उन्होंने इनेलो से अलग होकर अगर पार्टी बढ़ाई तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बनाई है। 2019 का जनादेश ऐसा आया कि उसमें किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, सरकार बनाने के लिए 2 दलों का साथ आना जरूरी था और वो 2 दल भाजपा जसपा ही हो सकते थे। लेकिन उसके बाद देखे, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव का सवाल हो या पंचायत चुनावों का सवाल हो या बीच में जो उपचुनाव हुए उनका सवाल हो, कहीं न कहीं जसपा के मन में ये जरूर बात आती रही कि उसकी राजनीतिक संभावनाओं पर ग्रहण लग रहा है, लेकिन वो उनकी राजनीतिक सीमाएं भी हैं। तो ये मान लेना, और आपने जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में दोनों साथ ही थे, कसमकश थे। भाई दुष्यंत चौटाला हिसार से एमपी रहे, उनके पिताजी वहां से एमपी रहे, देवीलाल परिवार का वहां असर रहा है। तो अगर भजनलाल परिवार चला गया भाजपा में और जसपा साथ खड़ी हो गई भाजपा के, तो जाहिर सी बात है उनकी भविष्य की राजनीतिक संभावना है, अगर वो भाजपा से अलग होकर कोई संभावना अपनी देखते हैं तो वो तो शून्य हो जाती है। तो साथ आना, चुनाव प्रचार करना एक राजनीतिक दबाव भी है, क्योंकि आप गठबंधन सरकार का हिस्सा है, आप उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में। बिल्कुल।
दोनों चीजें नहीं हो सकती कि आप सत्ता का सुख भी लेंगे और सत्तारूढ़ दल से अलग भी चलेंगे। तो एक दबाव का परिणाम भी हो सकता है, लेकिन हमें ये उम्मीद कतई नहीं करनी चाहिए कि जो वोट शेयर दुष्यंत को मिला था या इनेलो से अलग हटके जेजेपी को मिला, वो भाजपा को ट्रांसफर हो जाएगा जी। और अब जो नहीं हो पाएगा या नहीं कराने की पूरी ईमानदार कोशिशें रही होंगी, ये भविष्य में चर्चा का विषय है। बिल्कुल। और लेकिन जो कुछ वोट तो जाएगा और जो भी जाएगा वो ऐड होगा। जी जी। और जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी ये दावा कर रहे थे, बीजेपी के बड़े नेता भी और भजन लाल भी ये दावा कर रहे हैं कि मार्जिन जो है वो बड़ा रहने वाला है और बीजेपी का वोट और भजन लाल परिवार का वोट और जेजेपी का जो वोट है वो मिला करके एक बड़ा मार्जिन यहाँ पर सेट करना है, एक रिकॉर्ड कायम करना है। इस दावे को किस तरह से देखा जाए, इन बातों को किस तरह से देखा जाए, क्या ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस चुनाव में, उपचुनाव में हार जीत का सवाल नहीं है। पहले दिन से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में भव्य बिश्नोई आगे है, उनका मुकाबला जयप्रकाश से है जी। तीसरे स्थान की लड़ाई इनेलो और आम आदमी पार्टी के बीच है, जिसमें आम आदमी पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है अगर हम आज की तारीख में बात करें तो। कुल दिलचस्पी ये है, क्या भव्य बिश्नोई की जीत का अंतर अपने पिता की जीत से के अंतर से ज्यादा बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा? उस कसौटी पे कसना पड़ेगा कि भव्य बिश्नोई का भाजपा में शामिल होना, कुलदीप बिश्नोई का भव्य बिश्नोई का भाजपा उम्मीदवार बनना, ये सारी चीजें जनता किस रूप में स्वीकार करती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, भाजपा पर भजनलाल परिवार का अपना जनाधार, भाजपा का अपना जनाधार और जजपा का जी। अगर ये तीन मिलते हैं तो वो वोट बैंक की शक्ल में, वोट परसेंटेज में 6 तारीख को नजर आने चाहिए। बिल्कुल। अगर नहीं आते हैं और भव्य बिश्नोई किसी तरह से जीत पाते हैं तो ये भजनलाल परिवार के लिए या भजनलाल परिवार की खासतौर पर कुलदीप बिश्नोई की जिस तरह की राजनीति रही है उसके लिए खतरे की घंटी है कि उनको संभलना होगा। बिल्कुल। सब कुछ बदल चुका है, जनता पुराने रवे की राजनीति नहीं चाहती है, उसकी अपनी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को आपको खराब करना होगा, जनता से संवाद करना होगा, जनता की बात सुननी होगी, समझनी होगी। बिल्कुल। लेकिन तो 6 तारीख को काफी कुछ स्पष्ट हुआ। बिल्कुल, काफी कुछ स्पष्ट होने वाला है 6 तारीख को। लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले 4 उपचुनावों की, जींद से लेकर के चलते हैं बड़ौदा, एलनाबाद और अब आदमपुर, इन तीनों उपचुनाव में जो पिछले हो चुके हैं, जींद में क्योंकि यही स्थिति थी जो आदमपुर में है, जींद का जो वर्चस्व इनेलो के पास था, जो वहां के इनेलो के जो नेता थे, जब उनका देहांत हुआ तो उनके बेटे बीजेपी में आ गए, तो इसलिए उस सीट पर बीजेपी का कमल खिला जिस पर कभी नहीं खिला था। ऐसी स्थिति आदमपुर में देखने को मिलती है। लेकिन अगर बड़ौदा की बात करें तो वो कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के पास चली गई। एलनाबाद की सीट इनेलो के पास थी, इनेलो के पास चली गई। इन दोनों चुनाव के मुकाबले या इन तीनों चुनाव का पिछले 3 जो उपचुनाव रहे हैं उनका आकलन अगर करें तो आदमपुर का चुनाव क्या कुछ अलग दिखाई देता है या फिर जींद से बिल्कुल मिलता जुलता यहाँ पर परिणाम रह सकता है? मुझे लगता है अगर तुलना करनी हो तो जींद के साथ की जा सकती है जी। परिस्थितियां कमोबेश ऐसी हैं। जो वहां निवर्तमान विधायक थे जिनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ और उनके बेटे को टिकट दिया बीजेपी में, कमोबेश ऐसी परिस्थितियां, यहाँ कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा ने उनके बेटे को टिकट दे दिया। तो परिस्थितियों की तुलना करें तो जींद के काफी नजदीक आता है। और जैसा आपने कहा कि जींद में कभी कमल नहीं खिला था, वही स्थिति आदमपुर की भी है। तो जींद से तुलना कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आपने बड़ौदा की बात कही, इलाहाबाद की बात कही, वहां वही दल जीते जिनकी बात वो सीट थी, तो बड़ा उलटफेर नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ा दोनों जगह, भाजपा के वोट बढ़े। लेकिन तो भाजपा जिसको कि हम पिछले 8 साल पहले तक, 10 साल पहले तक शहरी पार्टी मानते रहे या खास वर्गों की पार्टी मानते रहे, अगर वो बड़ौदा में अपना वोट बढ़ाती है, इलाहाबाद में अपना वोट बढ़ाती है, जींद जीत जाती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ कह रहा है आने वाली राजनीति के बारे में कि हरियाणा की राजनीति किस तरह से बदल रही है। लेकिन आदमपुर के चुनाव को नाक का सवाल बना देना, चाहे इनेलो की बात करें या कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी तो खैर यहाँ पर सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रही है, अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनेलो के सामने चुनौती है अपनी जो खोई हुई सियासी जमीन है उसको वापस पाने की। कांग्रेस के सामने भी नाक का सवाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने नाक की साख लेकर के वहां पर पहुंचे और अपनी साख जो है उन्होंने दांव पे लगाई हुई है। जिस तरह से वो बातें कहते हुए नजर आए चुनाव प्रचार की, जो उनके बयान है उनको अगर देखा जाए तो। और वहीं जयप्रकाश के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज सुबह ही कुलदीप बिश्नोई ये कहते हुए नजर आए कि तीनों पीढ़ियों से जेपी हारने का रिकॉर्ड बनाएंगे।
तो ये जो नाक की लड़ाई यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, ये कितनी जायज यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको? देखिए, जयप्रकाश कांग्रेस के पास जो उपलब्ध उम्मीदवार थे जी, उनमें बेहतर उम्मीदवार है। मेरा मानना है कि कांग्रेस के पास इस चुनाव में टक्कर देने लायक 2 ही उम्मीदवार थे, संपत सिंह और जयप्रकाश जी। तो उम्मीदवार के चयन में कोई गलती कांग्रेस ने नहीं की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दबाव है, भारी दबाव है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव पर्याप्त विधायक संख्या होने के बावजूद कांग्रेस हार चुकी है और उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व पर या राजनीतिक प्रबंधन पर उंगली उठ रही है। तो यहाँ वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, नहीं भी जीत पाते हैं तो हर जीत का मार्जिन कितना रहता है, कम से कम वो उन पर दबाव रहेगा। आपने इनेलो की बात की, इनेलो को मामला बहुत दिलचस्प है। ये ठीक है कि 2019 के चुनाव के बाद या 2019 के चुनाव में भी इनेलो का ग्राफ लगभग 0 पर चला गया जी। अभय सिंह चौटाला एकमात्र विधायक जीते थे, वही उपचुनाव में फिर दोबारा जीत के आए इलाहाबाद से। लेकिन उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है इनेलो को जसपा ने, और जसपा आज की तारीख में भाजपा के साथ गठबंधन में भागीदार है जी, यानी चुनावी राजनीति से लगभग नदारद है। तो इनेलो को ये चुनौती एक अवसर भी लगती है कि जसपा का जो वोटर है, जो मूलतः देवीलाल परिवार का समर्थक है या उनका चौटाला का समर्थक है, उसके पास विकल्पहीनता की स्थिति है तो भाजपा के साथ जाए, क्योंकि जसपा तो चुनाव मैदान में है नहीं। बिल्कुल। तो इनेलो को लगता है कि इस स्थिति में वो वोटर पूरी की तरह पूरा ना आए, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा उनके पास लौट सकता है। इसीलिए उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारने के बजाय कांग्रेस से जो कोडाराम नंबरदार आए, जिनका अपना भी थोड़ा बहुत असर है, उनको उम्मीदवार बनाया। तो इनेलो बिल्कुल सही रणनीति पर चल रही है। उसको अपना खोया हुआ जनाधार पाना है। 100% मिलता है, 80% मिलता है, 50% मिलता है, इनेलो के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन तो क्या उन्होंने आपका सवाल बनाया तो अच्छा बनाया। हाँ, लेकिन क्या इनेलो ने इतनी कोशिश यहाँ पर की है जितनी की जानी चाहिए थी इनेलो को खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए? देखिए, इनेलो के पास बहुत कुछ संगठनात्मक ढांचा बचा नहीं है। खासकर जो समर्थक वर्ग है, उसका भी जो युवा पीढ़ी है, वो दुष्यंत के साथ चली गई जसपा में। तो आसान नहीं है इनेलो के लिए, लेकिन इनेलो के पास दूसरा विकल्प भी नहीं है। और जसपा जब चुनावी राजनीति में आपको सामने नजर नहीं आ रही चुनाव मैदान में, तो इनेलो को उम्मीद जरूर बनती है कि वो कुछ वोट लेके आए। और आपने देखा होगा जो छोटे चुनाव हुए, स्थानीय निकायों के हुए या बाकी हुए, उसमें इनेलो को थोड़ा सा वोट परसेंटेज मिला है, लोग लौट रहे हैं। और जसपा की कसमता जो आप जिक्र कर रहे थे, वो यही है, राजनीति चुनाव से चलती है और चुनाव मैदान में आप कहीं होंगे नहीं जी। आप अपने जो सीनियर पार्टनर उसके साथ खड़े होंगे, उसके लिए वोट मांग रहे होंगे। तो जो आपका वोटर है, या तो आप इतने करिश्माई नेता हैं, वो तो आप है नहीं, अभी युवा हैं, आपको साबित करना है। तो अगर उसमें सेंध लग जाती है तो इनेलो को दोबारा खड़े होने के लिए मदद मिलेगी उससे। तो ये जो लड़ाई हम देख रहे हैं, चाहे बड़ौदा हो, इलाहाबाद हो या आदमपुर हो, ये कहीं ना कहीं एक अप्रत्यक्ष लड़ाई जसपा और इनेलो के बीच में चल रही है। ये हार जीत की दौड़ में नहीं है, लेकिन इनमें से अस्तित्व किसका बचेगा, भविष्य किसका बेहतर होगा, वो जंग इनके बीच चल रही है अभी। जी, लेकिन अगर बात करें साल 2024 के चुनाव की, क्योंकि 2024 में ही लोकसभा चुनाव भी हैं और प्रदेश के आम चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और उसी से पहले की ये तैयारी माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो यहीं से शुरुआत करने की बात कही जा रही है कि अगर यहाँ पर आदमपुर में कांग्रेस की जीत होती है तो फिर पक्का हो जाएगा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह के दावे उम्मीदवार जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेपी की अगर हम बात करें तो वही कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो हरियाणा की पूरी सियासत का ही एक जो नमूना होगा और उसी से आगे की राजनीति जो है वो तय होने वाली है। तो कितना ये चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है साल 2024 को देखते हुए? देखिए, मेरा मानना है कि हर राजनीतिक दल को, हर राजनेता को अपनी बेहतर संभावनाओं का दावा करने का अधिकार है, उससे नहीं छीनना चाहिए। लेकिन जमीनी वास्तविकता अलग है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि आदमपुर का उपचुनाव 2024 के उम्मीदवार की 2024 के आम चुनाव की भूमिका होगी, तो ये भूमिका बहुत अच्छी नहीं है। जयप्रकाश टक्कर देंगे जी, लेकिन सिर्फ टक्कर देंगे। क्या वो टक्कर वैसी ही होगी जैसी 2019 में कांग्रेस ने बीजेपी को दी? तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है जी। तीसरी बात, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा के अलावा चुनाव प्रचार में नहीं आया।
बाकी तीनों चारों बड़े नेता, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चुनाव प्रचार से दूर रहे। जी। तो क्या ये तस्वीर लेके कांग्रेस जाने वाली है? अगर ये तस्वीर लेके कांग्रेस जाने वाली है तो हमें 2024 के चुनाव परिणाम के बारे में कोई बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की, तर्क वितर्क करने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तस्वीर नहीं बदलने वाली है। अगर कांग्रेस अपना घर दुरुस्त नहीं कर सकती तो उसका कुछ नहीं हो सकता। यानी कि कांग्रेस चौथी बात अभी 1 साल पूरा बाकी है, बल्कि आप कहिए 2 साल बाकी है अगर तय समय पर चुनाव हो। मेरा मानना है कि 2023 में हरियाणा की राजनीति बहुत तेजी से बदलेगी और उसमें अप्रत्याशित घटनाक्रम हमको देखने पड़ेंगे। इसलिए ये मान लेना कि आदमपुर चुनाव से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा जी। बहुत जल्दबाजी होगी। वो मैंने जो टिप्पणी की वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दावे पे की कि यहाँ से सेट हो जाएगी राजनीति, यहाँ से सेट नहीं होगी, यहाँ से राजनीति अपसेट भी हो सकती है। नहीं, आप किस और इशारा कर रहे हैं कि 2023 में कौन से यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं हरियाणा में? 2023 के लिए छोड़ दें इसको। मैंने कहा परिवर्तन दोनों पक्ष में होंगे जी। सत्ता पक्ष की तस्वीर में भी होंगे और विपक्षी तस्वीर में तो होना तय है। बिल्कुल, वो तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है और इसी को लेकर के तंज भी कसते हुए दिखाई दिए थे जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल आदमपुर की विशाल जनसभा में बोले तो काफी कुछ उन्होंने भी वहां पर कहा था, तो उससे भी साफ तौर पर कुछ संकेत मिले और ये बात भी सही है कि कुछ ना कुछ सत्ता पक्ष में भी बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें इस चुनाव की, तो इस चुनाव में भी क्या, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कांग्रेस में आपसी फूट का, जितने मुंह हैं वो अलग अलग दिशाओं में जो है वो खुलते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या उसका यहाँ पर भी नुकसान झेलने को मिल सकता है? कांग्रेस उम्मीदवार जेपी के पक्ष में उसका भी कोई नुकसान हो सकता है जिस तरीके से बड़े नेता यहाँ पर नहीं पहुंचे कांग्रेस के कई? देखिए, बहुत साधारण सी बात है कि शैलजा जी हिसार से है मूलतः, बिल्कुल चुनाव भले उस हिसार से लड़ती हो, अम्बाला से लड़ती हो, रहने वाले हिसार की हैं। 10 साल केंद्रीय मंत्री रही हैं, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है, आज की तारीख में CWC मेंबर थी। तो क्या ये मान लिया जाए उनका कोई असर नहीं है? जी। अगर उनका असर है और चुनाव प्रचार के लिए नहीं आई तो नुकसान किसका होगा? रणदीप सुरजेवाला, हिसार जिस क्षेत्र में पड़ता है उस क्षेत्र में उनका और उनसे पहले उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला का असर रहा है। अगर वो नहीं आए तो नुकसान किसका होता? आते तो वोट कांग्रेस के उम्मीदवार का बढ़ते ना। किरण चौधरी, उनका अपना हो ना हो, लेकिन वो बंसीलाल परिवार की पुत्रवधू हैं। बिल्कुल, उस परिवार का पूरे हरियाणा दबदबा रहा है। बंसीलाल को लोग आज भी आधुनिक हरियाणा के निर्माता के तौर पर जानते हैं। बिल्कुल। तो अगर बिल्कुल ये राजकुमार जी, बिल्कुल चर्चा जारी रहेगी। अभी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं एक बार। ये ताजा अपडेट जो सामने आया है, आदमपुर उपचुनाव को लेकर के मतदान जारी है और मतदान में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 1 बजे तक का आंकड़ा भी सामने आ गया है। 41.24% वोटिंग जो है 1 बजे तक दर्ज की गई है। जनता में उपचुनाव को लेकर के भारी उत्साह दिख रहा है। 1 बजे तक का ये आंकड़ा है और जितना 1 बजे तक का आंकड़ा होता है लगभग उसका दोगुना होने की उम्मीद मान करके चलिए शाम 6 बजे तक, यानी कि करीब 75 से 80% तक यहाँ पर मतदान देखने को मिल सकता है एक अनुमान के मुताबिक अगर बात की जाए तो ये ताजा अपडेट अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। लगातार वोटिंग का परसेंटेज जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये भी कोई पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं होती, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो जानकारी दी जाती है ये भी, इसमें भी थोड़ा बहुत अप डाउन कुछ होता है, लेकिन 40% से ज्यादा मतदान जो है वो 1 बजे तक दर्ज किया गया है। राजकुमार सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजकुमार जी, ये जो नया जो आंकड़ा डेटा सामने आया है 41.24% 1 बजे तक, क्या मान करके चलें शाम को 6 बजे तक कितने फीसदी अनुमान आप सोच पा रहे हैं, कितने फीसदी तक वोट परसेंटेज पहुंचेगा? आपने जो कहा इसका लगभग दोगुना हो सकता है। हम तो तय मान के चलना चाहिए जी कि 70 से 75 के बीच कहीं मतदान का प्रतिशत होगा और वो अच्छा प्रतिशत है जी, जिसको आप चाहें तो हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग कह सकते हैं। बिल्कुल, जो कुल मिलाकर के मुझे लगता है, हालांकि आमतौर पर परिवर्तन के लिए होता है, लेकिन हमने परिवर्तन की 2 धाराओं की बात की है जी। तो ये कुल मिलाकर के जो सत्तारूढ़ दल का प्रत्याशी है उसके पक्ष में हवा बहती हुई दिख रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती तो ये मुकाबला सीधा होता।
तो हम मान सकते थे कि परिवर्तन की जो परंपरागत सोच है उसके अनुरूप है। जी। लेकिन कांग्रेस विभाजित है, आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है, तो उसको भी कुछ तो वोट मिलेगा ही मिलेगा। जी। और उसके जो उम्मीदवार हैं वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके हैं, मेरे ख्याल है पहले कांग्रेस के दूसरे दलों में रह चुके हैं, कोडाराम उम्मीदवार कांग्रेस में रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये वोट जो भी काटेंगे, कुल मिलाकर के जो सत्तारूढ़ गठबंधन का प्रत्याशी, सत्तारूढ़ दल का प्रत्याशी है, उसके खिलाफ जाने वाले वोटों में ही सहमति करेंगे। इसलिए ये चुनाव सीधा हुआ नहीं, सीधा मुकाबला हुआ नहीं, और उसका लाभ भी भविष्य में बिल्कुल मिलेगा। जी। और अगर बात की जाए जिस तरीके से राजकुमार जी अगर बात करें जो चुनाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है आदमपुर में, तो आदमपुर के इस उपचुनाव का बाकी सियासत पे क्या कुछ फर्क पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा, जिस तरह का उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है? देखिए, अगर हम हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो आदमपुर में भाजपा की जीत का वही असर हुआ जो पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जींद में हुए उपचुनाव में जीत का हुआ था। आप याद कर लीजिए, जींद के उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा ने हरियाणा की राजनीति में मुड़ के नहीं देखा। जितने स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, सब में भाजपा को जीत मिली। जो एक हवा बनती है ना, उपचुनाव का नतीजा वो काम करता है। और आम चुनाव में 2 साल बाकी है कुल। जी। इस उपचुनाव के बाद भी पंचायतों के चुनाव होने हैं, चल ही रहे पंचायत के चुनाव। जी। उसके बाद नगर निगम के चुनाव होने हैं। तो कुल मिलाकर के अगर भाजपा उम्मीदवार अच्छे अंतर से जीतता है तो भाजपा के पक्ष में एक माहौल बनेगा। दूसरी बात, क्योंकि कांग्रेस एकजुट नहीं है और कांग्रेस का उम्मीदवार हारता है, जो कि हम लोगों को आज की तारीख में ऐसा लग रहा है, अगर हारता है तो ये कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी जो लोग हैं उनको एक कहने का मौका मिलेगा कांग्रेस आला कमान से कि आपने आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरह हरियाणा कांग्रेस सौंप दी थी। वो खुद नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पसंद के व्यक्ति उदय भान प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र राज्यसभा में सांसद हैं। तो कुल मिला के हरियाणा कांग्रेस अगर किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के में। उसके बावजूद तो ये पहले यही कहते हैं मुझे फ्री हैंड मिलना चाहिए, हर नेता चाहता है। आपने फ्री हैंड दिया, अब फ्री हैंड का परिणाम यह कि पहले तो आप राज्यसभा की सीट हार जाते हैं, जबकि आपके पास पूरे विधायक थे जिन्हें जीतने के लिए चाहिए थे। अब आप आदमपुर का उपचुनाव हार जाते हैं, जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही, हालांकि भजनलाल परिवार की सीट रही, और आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर ही उम्मीदवार का चयन किया, आपने किसी और से पूछा नहीं। तो अब जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपने अधिकार दे दिया, अथॉरिटी दे दी, तो अब अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यह दबाव बढ़ेगा। और ये सवाल तो पहले ही उठ चुका है। जब किरण चौधरी का पहला बयान इस चुनाव को लेकर के सामने आया था, वो कार्यकर्ताओं के बीच जा रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि इस चुनाव की जिम्मेदारी एक ही ले रहे हैं और उन्हीं की जिम्मेदारी, उन्हीं की जवाबदेही तय होगी। तो वो तो साफ साफ पहले ही हो चुका है कि बाद में कीचड़ उछलेगा, और कीचड़ उछलेगा किस पर वो भी साफ है। तो यानी कि कांग्रेस में एक बार फिर से यहाँ पर कलह देखने को मिलेगी जबरदस्त। मैं वही कह रहा हूँ, कलह होगी, और वो कलह शायद जो हमने अतीत में देखी है उससे ज्यादा भी हो सकती है। जी। क्योंकि अब उनके पास कहने को ये नहीं होगा कि मुझे फ्री हैंड नहीं दिया इसलिए ये हुआ। अब दूसरे लोग ये कहेंगे कि आपको फ्री हैंड दिया उसके बाद भी ये हुआ, तो आला कमान भी ये पूछेगा, आपने कहा था मुझे फ्री हैंड दीजिए, मैं हरियाणा में ये कर दूंगा, पर आपने तो 8 महीने में ये किया, और आप लोगों को साथ भी लेके नहीं चल पा रहे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ेगा। वो दबाव कितना होगा, आला कमान कितना दबाव बढ़ाना चाहेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको कैसे काउंटर करेंगे, ये आने वाले दिनों में देखने को हम लोगों को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, ध्यान देने वाली बात है राजकुमार सिंह जी, जिस तरीके से अभी कांग्रेस के आला कमान में भी परिवर्तन हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बने हैं, और जो उन्होंने CWC की नई सूची जारी करवाई उसमें पिता पुत्र दोनों का ही नाम नहीं है, और बाकी जो नेता रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा का नाम है, और शायद जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं किरण चौधरी का भी नाम उसमें है। लेकिन 2 जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं हरियाणा कांग्रेस के, जिन्हें हरियाणा कांग्रेस की पूरी कमान सौंपी गई, उनका नाम उसमें नहीं है। तो आगे क्या संकेत समझा जाए इस चीज को कि एक चुनाव, आदमपुर का ये चुनाव जो है वो आखिरी मौका होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास?
देखिए, एक तो मैं इसमें थोड़ा संशोधन कर दूं, सीडब्ल्यूसी की सूची नहीं है जी। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने तो इस्तीफा सौंप दिए, उन्होंने भंग कर दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने 47 मेंबर्स की स्टीयरिंग कमेटी बनाई है जी। जो आज की तारीख में लगभग वही काम करेगी जो सीडब्ल्यूसी करती थी। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्णायक कमेटी ये होगी जी। और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को जगह नहीं मिली है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जगह मिलने की उम्मीद की जा रही थी कि वो बहुत सीनियर लीडर है, बिल्कुल, लेकिन शैलजा उसमें है, रणदीप सुरजेवाला उसमें है। तो कहीं ना कहीं संकेत अगर आप समझना चाहें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। लेकिन आदमपुर आखिरी उपचुनाव होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए और सब कुछ बदल जाएगा ऐसा नहीं है। आदमपुर में हार जीत का अंतर क्या रहता है बिल्कुल बहुत कुछ निर्भर करेगा। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना केस कैसे प्लीड करते हैं। देखिए, दोनों थे। अगर ये विरोधी गुट ये कहेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली, उनको फ्री हैंड दिया, उसके बावजूद ये नतीजा आया पहले राज्यसभा में फिर उपचुनाव में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तो ये कहेंगे ना कि राज्यसभा में हम क्यों हारे। कुलदीप बिश्नोई ने वोट नहीं किया कांग्रेस उम्मीदवार को, या किरण चौधरी का वोट खारिज हो गया जी। ये सवाल भी तो उठेगा बिल्कुल। और उपचुनाव में भी सवाल उठेगा कि ये 3 लोग चुनाव प्रचार करने नहीं आए। तो अभी चुनाव में अभी तक तो ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो जिनको बुलाया नहीं गया वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि हमें तो पूछा ही नहीं, फोन तक नहीं किया गया। तो अभी दोनों खेमे अपनी अपनी तरह से अपने तर्क पेश करेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि कुल मिलाकर के जो आला कमान का रुख हम देख रहे हैं वो शायद हुड्डा के लिए बहुत अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि आला कमान को लगता नहीं कि उसके बाद होने के लिए और कुछ बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस चुनाव के बाद अगर बात की जाए, क्योंकि 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बीजेपी की बनी थी, 2019 में थोड़ा सा कुछ नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा, हालांकि 75 पार की बात कही जा रही थी, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए गठबंधन करना पड़ा। और अब भी गठबंधन को लेकर के तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे शुरुआत में अगर चुनाव प्रचार की बात करें, तो क्या उसके बाद भी इसी तरह की कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है? अगर यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की जीत होती है तो क्या कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा इस गठबंधन की सरकार में, या ये मजबूत होगा और ज्यादा? मुझे लगता है कि अगर भव्य बिश्नोई जीतते हैं तो एक तो भाजपा के हौसले बुलंद होंगे जी, और कहीं ना कहीं जजपा पर ये दबाव बढ़ेगा कि वो गठबंधन में बने रहें। एक आम चर्चा बीच बीच में उठती है कि अगले चुनाव से पहले जजपा अपना अलग रास्ता बनाना चाहिए जी। और शायद बीच में किसी जजपा के पदाधिकारी ने कहा भी था कि 2024 में दुष्यंत चौटाला को हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते, तो मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। गठबंधन में जूनियर पार्टनर होंगे तो मुख्यमंत्री का चेहरा आप कैसे होंगे। लेकिन उसके लिए जजपा को समय चाहिए, संगठन चाहिए, वो तो उनके पास है नहीं अभी। आप सत्ता में हैं, भाजपा के जूनियर पार्टनर हैं जी। और दूसरी बात थोड़ा सा अलग हटके कि कोरोना काल में जितने बड़े घोटाले हुए, चाहे शराब का हो चाहे रजिस्ट्री का हो, वो सारे मंत्रालय दुष्यंत चौटाला के पास हैं। तो दबाव कई तरह के हैं। तो गठबंधन मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई तात्कालिक संकट आएगा, लेकिन हाँ भाजपा का मनोबल बढ़ेगा, जजपा पर दबाव बढ़ेगा और कांग्रेस में अंतर्कलह बढ़ेगा। ये 3 चीजें हम लोग आज की तारीख में स्पष्ट देख सकते हैं। यानी कि संकट साफ तौर पर जजपा पर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कांग्रेस पर भी, और उससे पूरा जो राजनीतिक समीकरण है वो उथल पुथल होते हुए दिखाई देगी हरियाणा में इस एक उपचुनाव से। 2023 में काफी कुछ बदलने वाला है जी। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं और बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर बनती और बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें जिस तरीके से 1 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया 41.24%, वो आपने बताया ही है कि परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन की एक इच्छा है, सत्ता पक्ष से जुड़ने की एक इच्छा है आदमपुर के लोगों की, क्योंकि एक लंबा समय हो गया था सत्ता पक्ष से दूर रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए। तो अब एक मौका जो है वो भव्य बिश्नोई को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका अंदाजा आप लगा रहे हैं राजकुमार जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो परिवर्तन है अपना सत्ता से वनवास समाप्त कर सत्ता में भागीदारी की परिवर्तन की ओर है जी। और तो इसके बाद बिश्नोई के माध्यम से संभव लग रहा है। लेकिन इसके बाद चुनौतियां कौन कौन सी होंगी? क्या कुछ बड़ी चुनौतियां भव्य के सामने होंगी, क्योंकि समय बहुत कम है?
चुनौतियां निश्चित रूप से होंगी। और मैंने शायद कल भी आपसे कहा था कि अगर उम्मीदवार के तौर पर तुलना करें तो भव्य बिश्नोई जयप्रकाश के मुकाबले कहीं खड़े नहीं होते राजनीतिक तौर पर। जयप्रकाश का लंबा राजनीतिक अनुभव है जी, और जनता के बीच रह के राजनीति करते हैं। उनसे जनता भी मिल सकती है, कार्यकर्ता भी मिल सकता है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की वो छवि नहीं थी। भव्य बिश्नोई की क्या छवि होगी वो हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे में जहां तक चुनौतियों की बात कर रहे हैं, जन आकांक्षाओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जैसा मुख्यमंत्री ने संकेत भी दिया चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जब पहुंचे कि आप मुझे जिता करके भव्य का हाथ थमा दो, बाकी मैं देख लूंगा। तो जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जो चुनौतियां हैं विकास संबंधी, उनकी चिंता मुझे लगता है कि भाजपा को, सरकार को और खासतौर पर मुख्यमंत्री को खुद करनी होगी, क्योंकि भव्य बिश्नोई का उस तरह का राजनीतिक अनुभव नहीं है। कुलदीप बिश्नोई की वो राजनीतिक शैली नहीं है कि जनता और सत्ता तंत्र के बीच में समन्वय स्थापित करके विकास कार्यों को गति दे पाए। जी, तो ये जिम्मेदारी कहीं न कहीं भाजपा पर आने वाली है, लेकिन उसमें असहज होने की स्थिति इसलिए नहीं है कि भव्य बिश्नोई अब भजनलाल परिवार के उम्मीदवार नहीं है, कुलदीप बिश्नोई के उम्मीदवार नहीं है, अब वो भाजपा के उम्मीदवार है। बिल्कुल। तो अगर उनका विधायक वहां से जीतता है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी और सरकार दोनों उस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करेंगी। तो 2 साल का वक्त है, आपको बहुत कुछ करना है। लेकिन एक और ट्रेंड भी तो हमने देखा है बीजेपी में, जितने भी इस तरह के जो बड़े चेहरे बीजेपी में आते हैं, हिसार की ही बात अगर हम करें तो चौधरी बीरेंद्र सिंह भी हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए। और ऐसे ही क्या कुछ संकेत इस परिवार के लिए भी देखे जा सकते हैं? देखिए जी, हमको थोड़ा फर्क करना होगा जी। कांग्रेस और भाजपा की राजनीतिक शैली और संस्कृति अलग है। कांग्रेस में परिवारवाद एक परंपरा है, मैं नहीं कह रहा भाजपा में परिवारवाद नहीं है जी, लेकिन भाजपा में परिवारवाद एक अपवाद है। आपने वीरेंद्र सिंह का जिक्र किया, वीरेंद्र सिंह बहुत बड़े नेता है हरियाणा के, और शायद उससे भी बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, चौधरी छोटू राम के परिवार से आते हैं। बिल्कुल। तो हम ये कहें कि वीरेंद्र सिंह भाजपा में आए तो वीरेंद्र सिंह को भाजपा ने क्या नहीं दिया। वो राज्यसभा से सदस्यता से इस्तीफा दे के आए थे कांग्रेस छोड़कर, भाजपा ने उनको राज्यसभा में भेजा, भाजपा ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया और बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय का मंत्री बनाया जी। लेकिन जब उन्होंने खुद इच्छा जताई कि मैं अपने आईएएस बेटे को वीआरएस दिलवा करके चुनाव लड़वाना चाहता हूं, तो ये तो उनका फैसला था जी। और एक चीज और याद रखें कि जब वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री थे राज्यसभा के सदस्य होने के नाते, तब उनकी पत्नी को भाजपा ने उचाना कला से एमएलए का टिकट भी दिया। बिल्कुल। ऐसे उदाहरण बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये वीरेंद्र सिंह की और भाजपा के बीच की अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर बेटा आपका राजनीति में आएगा तो आपको मेन स्ट्रीम में हटना होगा, वो हट गए। यही बात कुलदीप बिश्नोई पर लागू मान लीजिए आप। मुझे नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा की राजनीति को बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब जो होगा भव्य बिश्नोई के लिए होगा जी। अगर वो पहली वाली चीज याद रखते हैं कि मैं भी विधायक, मेरी पत्नी भी विधायक, या उससे पहले भजनलाल जी थे, वो भी थे, उनकी पत्नी भी विधायक रही, उनके बेटे भी विधायक और सांसद रहे, वो परिवारवाद उस तरह से तो भाजपा में नहीं चल सकता। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई उन भजनलाल के बेटे हैं जिनकी तूती पूरे हरियाणा में बोलती, उनका सिक्का चलता था जी। और उस परिवार का जनाधार सिकुड़ते आज उस स्थिति में पहुंच गया कि उनको अपने बेटे भव्य बिश्नोई को विधानसभा में भेजने के लिए भाजपा में शामिल होना पड़ा जी। अकेले दम उनको लोकसभा चुनाव नहीं जितवा पाए थे, पिछली बार लड़ाया था। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस भी साथ में थी, कांग्रेस के तो उनको भी इस बात का एहसास है कि वो आज कहाँ खड़े हैं जी। अतीत अपनी जगह है, वर्तमान अलग है। बिल्कुल। तो मुझे लगता नहीं कि उस तरह का कोई संकट आएगा। तो कितना दिलचस्प रहने वाला है मुकाबला। और इसकी अगर बात करें इस मुकाबले की, क्योंकि मुख्य रूप से तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन जो बाकी उम्मीदवार होंगे उनकी क्या कुछ स्थिति रहेगी और कितना वो इन दोनों को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, दो चीजें मोटे तौर पर इस उपचुनाव से हम लोग संकेत निकाल सकते हैं। उनको बहुत फाइनल तो नहीं कहना उचित होगा। मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच है जी। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी वही स्थिति थी, अब भी वही स्थिति है, उपचुनाव में भी। सवाल यह है कि पिछली बार उपचुनाव में जो विधानसभा चुनाव हुए 2019 में, उन पर जजपा तीसरे नंबर की पार्टी बनकर होगी 10 सीटों के साथ।
इस उपचुनाव में जसपा मैदान में नहीं है जी। मैदान में है आम आदमी पार्टी और एनएलओ। आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनने के बाद खास तौर पर हरियाणा को टारगेट करके चल रही है, तो उसके उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं जी। सही मायने में मुकाबला त्रिकोणीय होगा या खाली उपस्थिति उनकी दर्ज होगी। अगर उनको 2000 वोट मिलते हैं, 3000 वोट मिलते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता जी। तो तीसरे स्थान के लिए लड़ाई है मूलतः एनएलओ और आम आदमी पार्टी के बीच, क्योंकि जसपा अभी मैदान में नहीं है। और अगर ये उपस्थिति तीसरे स्थान पर सिर्फ नाम के लिए रही तो सीधा मुकाबला होगा और वो कांग्रेस के लिए एक अच्छी स्थिति होगी अगर एकजुट हो पाई तो। क्योंकि अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो कहीं ना कहीं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है वही डिवाइड होगा और उसका फायदा सत्तारूढ़ दल को और गठबंधन को मिलेगा। लेकिन अगर जिस मार्जिन की बात की जा रही है और उसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि जीत तो कहीं ना कहीं सुनिश्चित है, लेकिन अगर एक मार्जिन बड़ा होता है और कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर डामाडोल ही दिखाई देती है दूसरे स्थान पर रहते हुए भी, तो उसका क्या कुछ नुकसान होगा कांग्रेस को? उसका नुकसान पहले तो कांग्रेस में अंतर करने पड़ेगा। दूसरा जो आप एक सीन बता रहे हैं कि ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब तभी होगा ऐसा जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को अच्छा खासा वोट मिलेगा, अदरवाइज वो सीन नहीं बनेगा। और अगर उनको अच्छा वोट मिलता है तो तय मानिए कि अगला चुनाव ट्रायंगुलर होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा और वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। आप दिल्ली देख लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पावर में रिप्लेस किया, 3 बार की सरकार थी शीला दीक्षित की, कांग्रेस लगभग हाशिए पर चली गई। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने उसको वहां से रिप्लेस किया। तो अभी जो दिख रहा है वो कुल मिला के आम आदमी पार्टी जैसे जैसे ऊपर आ रहा है ग्राफ उसका, वो कांग्रेस के ग्राफ को नीचे ले जा रही है। अगर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी गेन करती है ठीक ठाक वोट परसेंटेज, तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और कई महत्वपूर्ण बातें आपने की हैं। आदमपुर का महासंग्राम जो है वो लगातार जारी है, वोटिंग परसेंटेज आपको लगातार बता ही रहे हैं जैसे जैसे अपडेट सामने आ रहा है और भी आगे तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।